वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आई एम इच्छा मिश्रा और ये वीडियो सीरीज हमारी चल रही है यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, जो आपका 14 मई को होने वाला है। इसमें प्रयास किया जा रहा है कि जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको होलिस्टिकली कवर किया जाए और साथ में उन टॉपिक्स से संबंधित जो यूपी पीएससी और जो यूपीएससी दोनों में ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर शामिल किया जाए। और ये हमारी सीरीज़ बाइलिंगुअल है, अगर आप हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के, दोनों लोग ही इससे बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। एंड आज के टॉपिक्स देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा पेड कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में यूपी पीसीएस के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं जैसे पीसीएस, आरओ, आरओ, बीओ, इन सभी के लिए क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इन क्रैश कोर्सेज को ज्वाइन कर आसानी से अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और सिलेक्शन प्राप्त कर सकते हैं। साथ में यूकेपीएससी, बीपीएससी और एचसीएस जैसे एग्जाम्स के लिए भी क्रैश कोर्सेज अवेलेबल हैं। आप इनके संबंध में अधिक जानकारी गिवन नंबर से प्राप्त कर सकते हैं। साथ में अगर आपने अभी तक फ्री टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इसे जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि चैनल से संबंधित सभी अपडेट्स आपको ईजिली अवेलेबल हो। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं अपना आज का टॉपिक G7। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ग्रुपिंग्स में। ये G7 क्या है? G का फुल फॉर्म क्या होता है? G होता है ग्रुप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी माइन्यूट सी चीज़ें हैं और हम कई बार ये नहीं जान पाते हैं। तो G7 ये ग्रुप है 7 देशों का। वो कौन से देश हैं 7? जो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं दुनिया की 7, वो इसमें शामिल हैं। तो इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल फोरम है जिसके अंतर्गत 7 देश शामिल हैं। तो कौन कौन से हैं? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस। देखिए, इनके नाम बहुत आसानी से आप लर्न कर सकते हैं। अगर आपको मैप का आइडिया होगा तो आप इनको इजीली लर्न कर सकते हैं। कैसे लर्न कर सकते हैं? अगर आप वर्ड मैप जानते होंगे तो आप मैप में देखिए, सबसे पहले कनाडा इधर आया और फिर इधर हो गया हमारा यूएस। फिर हम आएंगे यूरोपियन नेशंस में और यूरोप में कौन कौन से हो जाएगा? यूके, फ्रांस, इटली और जर्मनी। ये 4 यहाँ पर आ गए और उसके बाद यहाँ पर हमारा एक हो गया जापान। तो मैप से चीज़ें थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी होती है लर्न करना, तो आप इनको याद रखिएगा। 7 देश हैं इसमें। एक समय में इसमें रशिया भी था, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि ये कब स्थापित हुआ। तो एक एडहॉक मीटिंग हुई थी फाइनेंस मिनिस्टर्स की 1973 में। उसी के परिणाम स्वरूप G7 जो है वो अस्तित्व में आया था। और ये बेसिकली इसमें कहा गया था कि जो भी मेजर ग्लोबल इश्यूज होंगे उनको डिस्कस किया जाएगा। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, दुनिया की जितनी भी लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं 7, वो इसमें सम्मिलित हैं। ये कोर मेंबर्स के अलावा यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। ठीक है, ये मेंबर्स हैं और बाकी यूरोपियन यूनियन भी इसमें हमेशा पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद देखते हैं G7 जो है, जैसे कि G20 आपको याद होगा, सेम उसी प्रकार से इसका भी कोई परमानेंट सेक्रेटेरिएट नहीं है, ना ही इसको किसी ट्रीटी के माध्यम से स्थापित किया गया है। और मैंने आपको बताया कि ये G7 ग्रुप एक समय पर G8 था, जब कौन इसमें सदस्य था? रशिया। ठीक है, कब से कब तक रहा है? 1997 में रशिया इसका सदस्य बना था और 2014 में इसको हटा दिया गया था। इसके हटाने का क्या कारण था तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, वर्तमान में रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, आपको पता है। लेकिन 2014 में रशिया ने क्या किया था? यूक्रेन का एक हिस्सा है क्राइमिया, ठीक है, नीचे वाला पार्ट अगर आप मैप में देखेंगे यूक्रेन का थोड़ा सा, उसको कब्जा कर लिया था रशिया ने। ठीक है, उस पर कब्जा कर लिया था क्राइमिया वाले हिस्से में और इसको रशिया का पार्ट बनाने की घोषणा कर दी थी। तो इसी के परिणाम स्वरूप इसको G8 के ग्रुप से हटा दिया गया था और जो ग्रुप का नाम था वो G7 कर दिया गया था। ठीक है, तो रशिया तब से इसका मेंबर नहीं है। और इनिशियली हम देखें तो ये केवल 6 कंट्रीज का ग्रुप था, लेकिन आगे चलकर इसमें कनाडा भी ज्वाइन होता है। ठीक है, तो कनाडा आगे चलकर ज्वाइन हुआ और बाद में रशिया भी ज्वाइन हुआ। रशिया को हटा दिया गया, लेकिन कनाडा अभी भी मेंबर बना हुआ है। इसकी प्रथम मीटिंग जब हुई थी तब ये 6 कंट्रीज का ग्रुप था, G6 था। और पहली मीटिंग फ्रांस में हुई थी
और 1975 में हुई थी। 73 में ये बना था और 75 में हम इसकी पहली मीटिंग देखते हैं। फिर 1976 में कनाडा ने इसको ज्वाइन कर लिया और इसका नाम क्या हो गया था, G7। ठीक है, तो जब मीटिंग होती रहेगी तो ये नंबरिंग इसकी चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ये 48वीं मीटिंग हुई, प्रत्येक वर्ष अगर मीटिंग हो रही है तो ये 48वीं मीटिंग हुई 2022 में, जो कहाँ पर हुई थी, जर्मनी में हुई थी। हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि नंबर कौन सा है, 48वां था 2022 का, जो कि जर्मनी में हुआ। समिट क्या होती है, जब किसी भी सारे देशों के जो भी मेंबर्स हैं उनके जो सबसे हाईएस्ट गवर्नमेंट की पोजीशन के जो होते हैं, जैसे कहीं प्राइम मिनिस्टर होंगे, कहीं पर प्रेसिडेंट होंगे, तो वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसको समिट कहते हैं। तो ये हमने देख लिया। और फिर देखते हैं जो 49th समिट है G7 कंट्रीज की, ये कहाँ पर होगी, 49th समिट होगी जापान में मई 2023 में। आपने रिसेंटली न्यूज में सुना होगा कि फ्यूमियो किशिदा भारत की यात्रा में आए थे, वो हम आगे चलकर अभी देखेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो जब भारत की यात्रा में आए तो एक चीज ये भी डिस्कस हुई कि G7 की प्रेसिडेंसी जापान कर रहा है और G20 की प्रेसिडेंसी कौन कर रहा है, इंडिया कर रहा है। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो ये जो दोनों कंट्रीज प्रेसिडेंसी कर रही हैं, तो ये आपस में डिस्कशन कर लेंगी और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे तो वो दोनों ही ग्रुपिंग्स के द्वारा उठाए जाएंगे। तो ये भी इस समय पर मुद्दा उठा था। तो दोनों याद रखिएगा, कई बार मैचिंग में भी पूछ लिया जाता है कि कौन किसकी अध्यक्षता कर रहा है। जापान कर रहा है G7 की और इंडिया कर रहा है G20 की। और उसके बाद इसमें लिस्ट ऑफ गेस्ट कंट्रीज कौन कौन सी हैं, कि कुछ तो कोर मेंबर्स हो गए और कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीज को हर साल ये लोग इनवाइट करते हैं। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर ऐड किया है। तो इनके नाम याद रखने होंगे आपको। एक हो गया ऑस्ट्रेलिया, फिर हो गया ब्राजील, फिर कोमोरोस, कुक आइलैंड्स, इंडिया, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, यूक्रेन और वियतनाम। तो थोड़ा एक बार देख लीजिएगा तो आपको ये नाम याद हो जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया भी इसकी गेस्ट कंट्रीज में सम्मिलित है। फिर देखते हैं जो 50वां समिट होना है 2024 में, ये कहाँ पर होगा, इटली में होगा। और 51वां जो समिट है ये कहाँ पर होगा, कनाडा में होगा 2025 में। और एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमारे सामने आती है कि ये जो G7 की ग्रुपिंग है, इसने 1989 में पेरिस में जब इनकी समिट हुई थी, तब इन्होंने किसका निर्माण किया था, FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ऑन मनी लॉन्ड्रिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में आप अक्सर न्यूज में भी देखते होंगे। देखिए, तो FATF के बारे में हम कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये FATF कब स्टैब्लिश हुआ, 1989 में हुआ। किसके द्वारा हुआ, G7 नेशंस के द्वारा हुआ। इसका मेन मकसद क्या है कि ये वॉचडॉग के रूप में काम करता है कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो उसको रोका जा सके। और पेरिस में ही इसका हेडक्वार्टर है, ये याद रखिएगा। और ये इसका मकसद क्या रखा गया कि ये मनी लॉन्ड्रिंग और जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग है इसको रोके। तो मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब होता है कि जो भी इनलीगल तरीके से पैसा कमाया जाता है उसको लीगल मनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कि जैसे मान लीजिए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, क्रिमिनल्स हैं, ये अपना गलत तरीकों से पैसा कमाते हैं और उसको ऐसे शो करते हैं कि उन्होंने अच्छे साधनों से पैसा कमाया है। इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं आसान भाषा में। और टेररिस्ट फाइनेंसिंग की जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उन तक पैसा पहुंचाना। ठीक है, तो ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग हमने देख ली है। ये FATF का काम है कि इनके वॉचडॉग के रूप में काम करे। और इससे संबंधित क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, भारत के द्वारा इसको ज्वाइन किया गया था 2010 में। कब भारत ने इसको ज्वाइन किया था, 2010 में ज्वाइन किया था। और उसके बाद और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। इसके अंतर्गत 2 लिस्ट हैं, आपने जरूर नाम सुना होगा, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट। ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम आता जाता रहता है, काफी ज्यादा ये चर्चा में रहता है। ग्रे लिस्ट में उन कंट्रीज को रखा जाता है जिनको एक तरीके से वार्न किया जाता है। ये जो कंट्रीज को वार्निंग दी जाती है वो ग्रे लिस्ट में रखी जाती है, कि वो कंट्रीज को वार्निंग दी गई है कि तुम्हारे यहाँ टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसको तुम सुधार लो। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी को ब्लैक लिस्ट में रख दें तो वो कंट्रीज हो जाएंगी जो टेररिस्ट फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज को एक तरह से सपोर्ट कर रही हैं। तो वर्तमान में जो ब्लैक लिस्ट में कंट्रीज है वो कौन कौन सी हैं, ईरान, नॉर्थ कोरिया और म्यांमार। ठीक है, ये तीनों कंट्रीज हमारी ब्लैक लिस्ट में है। और
तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स देख लिए हैं। अब आप मुझे एक चीज कमेंट कर कर बताइएगा कि वर्तमान में जो इसकी ग्रे लिस्ट है उसमें पाकिस्तान सम्मिलित है या नहीं। वर्तमान स्टेटस क्या है पाकिस्तान का, कि वो ग्रे लिस्ट का हिस्सा है या नहीं, इसको प्लीज कमेंट कीजिएगा। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जापानीज पीएम जो है फ्यूमियो किशिदा, ये भारत की विजिट में आए, और मैंने इससे संबंधित पॉइंट्स यहीं पर अटैच कर दिए हैं ताकि आपको ये याद रहे। और कोई भी अगर किसी इम्पोर्टेंट देश का, स्पेशली जैसे जापान, यूएस, इस देश के कोई फॉरेन मिनिस्टर आते हैं और वहाँ की जो सबसे इम्पोर्टेंट पोजीशन होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट कोई विजिट कर रहे हैं, तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। जैसे 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटनी ब्लिंकन इंडिया की विजिट में आए थे, तो हमसे ये पूछा गया था कि वो कौन सी कंट्री के हैं। तो बेसिकली ये यूएस के फॉरेन मिनिस्टर हैं और इंडिया की विजिट में आए थे। ठीक है, तो अगर हमको नहीं पता होगा तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए ये हमें नाम याद रखना है। ये कहाँ के हैं? प्राइम मिनिस्टर जापान के, और G7 को हेड भी कर रहे हैं जापान। तो ये भारत की यात्रा पर आए थे एनुअल इंडिया जापान समिट के लिए, और साथ में 2023 को घोषित किया गया इंडिया जापान ईयर ऑफ टूरिज्म। ये पॉइंट याद रखिएगा। और इनके द्वारा एक प्लान अनवील किया गया जिसका क्या नाम था? फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। देखिए, इंडो पैसिफिक की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि चाइना को टैकल करने के लिए इंडो पैसिफिक जो इम्पोर्टेंस रखता है वो समय के साथ निरंतर बढ़ती जा रही है। क्वाड का नाम आपने सुना होगा। क्वाड में कौन कौन राष्ट्र हैं शामिल? एक यूएस हो गया, दूसरा जापान हो गया, इंडिया हो गया, और हो गया हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये 4 कंट्रीज क्वाड का हिस्सा हैं। और इसको क्यों बनाया गया था? इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसी को ध्यान में रखते हुए क्वाड का निर्माण किया गया था, ताकि उस क्षेत्र में हम चाइना का जो बढ़ता प्रसार है उसको रोक सकें। तो उसी तरीके से अब ये जब भारत आए तो इन्होंने एक इंडो पैसिफिक के लिए एक नया प्लान अनवील किया, और इन्होंने साथ में क्या कहा कि ये $75 बिलियन का सहयोग भी देंगे इस पॉलिसी को बनाने में। ठीक है, तो ये घोषणा की गई है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा थोड़े से। देखिए, अब हमने ये देख लिया इनसे संबंधित पॉइंट्स। अब हम देखते हैं क्वेश्चन जो पूछा गया है G7 समिट से संबंधित। पूछा गया है कि with reference to the G7 summit held in June 2021, which of the following statements are correct? तो क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है? यूके वॉज द चेयर ऑफ द समिट, ब्राजील वॉज इन्वाइटेड टू द समिट एज अ गेस्ट कंट्री। ये थोड़ा एज होगा, एज अ गेस्ट कंट्री, यानी कि यूके ने शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की थी और ब्राजील को अतिथि देश के रूप में इसमें आमंत्रित किया गया था। तो ये हमारे यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। देखिए, आप समझ गए होंगे, तभी मैंने आपको जो गेस्ट कंट्रीज की लिस्ट है उसके बारे में भी बताया है। यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी करेक्ट होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि हिस्ट्री का है। हमने जब महात्मा गांधी से रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया था तो उनके जो नेशनल मूवमेंट्स थे, एक था एनसीएम, इसको डिटेल से डिस्कस किया था, और दूसरा था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और तब मैंने आपसे कहा था कि क्विट इंडिया मूवमेंट हम आगे डिस्कस करेंगे, तो इसीलिए हम आज इसको डिस्कस कर रहे हैं, और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया था 1942 में। देखिए, तो ये हमको पता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट गांधी जी का तीसरा और आखिरी मास मूवमेंट था, और ये लॉन्च किया गया था 1942 में। लेकिन मैं थोड़ी सी आपको इसके पीछे की कहानी बता देती हूँ कि इसको फाइनली क्यों लॉन्च किया गया। सबसे पहले 1939 में हम देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत को उसका पार्टी बना लिया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जबकि जो इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स थे उनसे कोई भी कंसल्टेशन नहीं किया गया था इस विषय में, तो वो लोग नाराज हो जाते हैं। ठीक है, ये चीज पहली होती है। उसके बाद क्या होता है, आगे चलकर इंडियन लीडर्स को अपीस करने के लिए 1940 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी ये लेकर आती है ऑगस्ट ऑफर। ठीक है, AO लेकर आती है, तो इसको याद रखिएगा। 40 और AO थोड़ा सिमिलर है, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ऑगस्ट ऑफर आता है, अगस्त के महीने में आता है, इसलिए इसको ऑगस्ट ऑफर कहा गया। इसके माध्यम से क्या कहा गया, इन लीडर्स को थोड़ी तसल्ली देने के लिए कहा गया कि हम तुमको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। साथ में जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है एग्जीक्यूटिव काउंसिल क्या थी, ये सारी चीजें डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो नीति निर्माण करती थी, यानी कि जो
कानूनों का निर्माण करती थी, वो वाइसरॉय की जो काउंसिल थी उसमें कहा गया कि हम और इंडियंस को शामिल कर देंगे, और इसके साथ एक दो और वादे कर दिए गए। लेकिन ये जो ऑगस्ट ऑफर था इसको नकार दिया गया था इंडियन लीडर्स के द्वारा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गांधी जी के द्वारा एक चीज छोड़ी जाती है, एक लॉन्च किया जाता है इंडिविजुअल सत्याग्रह। इंडिविजुअल सत्याग्रह लॉन्च किया जाता है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, तो आप इस तरह से अगर सीक्वेंस में याद रखेंगे तो जब क्रोनोलॉजिकल आएगा आपके सामने कि क्रोनोलॉजी में अरेंज करिए तो आप आसानी से कर लेंगे। तो इंडिविजुअल सत्याग्रह में सबसे पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहले जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो थे हमारे विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे, और दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। फिर से बता देती हूँ, पहले थे आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो इसके माध्यम से क्या किया गया, गांधी जी को लग रहा था कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड करने के लिए हम एक इंडिविजुअल सत्याग्रह लेकर आए, ताकि ये हम ब्रिटिशर्स को बता सके कि हम हमारी क्या डिमांड है। ठीक है, तो ये आप अभी तक समझ गए होंगे। देखिए एक बार मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, सबसे पहले 1939 में क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया था हमारा। उसके बाद 1940 में आता है ऑगस्ट ऑफर। उसके बाद 1940 में ही हम देखते हैं आता है इंडिविजुअल सत्याग्रह, जो कि गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था, और ऑगस्ट ऑफर को विरोध किया गया था, साथ में जो अपनी डिमांड्स थी वो रखी गई थी। लेकिन ऑगस्ट ऑफर को हमने देख लिया कि सबने इसको रिजेक्ट कर दिया था, तो उसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह आया। लेकिन फिर आगे चलकर ब्रिटिशर्स ने क्या किया, फिर से अपीस करने की कोशिश करी और लेकर आते हैं क्रिप्स मिशन। ठीक है, और क्रिप्स मिशन को भी जो इंडियन लीडर्स थे उनके द्वारा नकार दिया गया। क्रिप्स मिशन भी अभी हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो इसको नकार दिया गया। तो फाइनली ये हम देखते हैं कि सारे अटेम्प्ट्स फेल हो गए थे और अंग्रेज कोई भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अंग्रेजों पर फाइनली गांधी जी ने फिर निर्णय लिया कि इन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए हमको एक मूवमेंट को लॉन्च करना पड़ेगा, जो क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट किया, भारत छोड़ो आंदोलन इन्होंने शुरू किया। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। अब हम वापस चलते हैं, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। तो 1939 में इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा गुस्सा दर्शाया गया था अपना, क्योंकि उनको उनके बिना कंसल्टेशन के उनको वॉर का हिस्सा बना लिया गया था। और उस समय पर वाइसरॉय कौन थे भारत के, लॉर्ड लिन लिथगो। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि क्विट इंडिया मूवमेंट के समय पर कौन वाइसरॉय थे, तो आपको पता होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इसको लॉन्च कब किया गया था। बॉम्बे सेशन हुआ था कांग्रेस का, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, गांधी जी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को डिमांड किया गया था कि अब ब्रिटिश का जो रूल है भारत में उसको एंड करना होगा। इस समय पर लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942 को। और गांधी जी ने इसी समय पर नारा दिया था डू और डाई का। अपने क्विट इंडिया मूवमेंट की जब उन्होंने स्पीच दी थी तो इन्होंने डू और डाई का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को। ये बॉम्बे में ग्वालियर टैंक मैदान में आयोजित हुआ था। और जो क्विट इंडिया स्लोगन है ये किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहराली के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद हम देखते हैं जो अंग्रेज थे इनको अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम लीग थी, हिंदू महासभा थी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, साथ में जो प्रिंसली स्टेट्स थी, रियासतें थी, उन सबका समर्थन प्राप्त था। तो ये भी स्टेटमेंट में आ चुका है कि अंग्रेजों को समर्थन किसने किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद वाइसरॉय जो थे लॉर्ड लिन लिथगो, इन्होंने कहा था इस मूवमेंट को, क्विट इंडिया मूवमेंट को, बाय फार द मोस्ट सीरियस रिबेलियन सिंस 1857, यानी कि 1857 के बाद से अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट को। किसके द्वारा बताया गया था, वाइसरॉय जो उस समय के थे, लॉर्ड लिन लिथगो। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अरुणा आसफ अली ने भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अरुणा आसफ अली को ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। और इन्होंने क्या किया था, इंडियन फ्लैग को होइस्ट किया था ग्वालियर टैंक मैदान में, बॉम्बे में, मुंबई नहीं बॉम्बे में, इस मूवमेंट के समय। तो ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। ठीक है, उसके बाद अंडरग्राउंड एक्टिविटीज भी की गई थी। देखिए जब ये मूवमेंट अनाउंस हुआ था तो उसके बाद जितने भी बड़े नेता थे सबको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो जो
बाकी जो नेता थे उनके द्वारा अंडरग्राउंड एक्टिविटीज यानी छुप छुप कर इन्होंने कुछ कार्य किए थे। उनमें कौन कौन से नेता शामिल थे? राम मनोहर लोहिया, जेपी नारायण, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और बीजू पटनायक। उसके बाद हम देखते हैं महात्मा गांधी को कौन सी जेल में बंद किया गया था, ये भी पूछा गया है। इनको इम्प्रिजन किया गया था आगा खान पैलेस में, पुणे के आगा खान पैलेस में इनको इम्प्रिजन किया गया था, याद रखिएगा ये भी। और पैरेलल गवर्नमेंट्स इस समय पर फॉर्म हुई थी, यानी कि समानांतर सरकारें मेनली 3 जगहों की, बलिया, तामलुक और सतारा की स्टैब्लिश हुई थी, जो लंबे समय तक चली और इनसे प्रश्न भी पूछे गए हैं जो हम आगे देखेंगे। 1942 अगस्त 1942 में बलिया वाली शुरू स्टैब्लिश हुई थी पैरेलल गवर्नमेंट, और ये किसके अंतर्गत हुई थी? चित्तू पांडे के अंतर्गत स्टैब्लिश हुई थी। पैरेलल गवर्नमेंट मतलब कि एक तरफ ब्रिटिश का रूल तो चल ही रहा था और इन्होंने क्या किया, बलिया में इन्होंने कहा कि अब हमारा शासन चलेगा, ठीक है। तो एक तरह से इन्होंने लोकल लेवल पर अपना शासन स्थापित किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स के खिलाफ इन्होंने लोकल लेवल पर अपना शासन स्थापित किया, इसीलिए इनको पैरेलल गवर्नमेंट कहा जाता है। ऐसे इसमें कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। तो चित्तू पांडे किससे संबंधित थे? कहाँ की समानांतर सरकार से? बलिया से। उसके बाद हम देखते हैं कि जातीय सरकार कहाँ स्टैब्लिश की गई थी? ये तामलुक में स्टैब्लिश की गई थी, बंगाल के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में। दिसंबर 1942 में स्टैब्लिश हुई थी और ये एग्जिस्टेंस में रही थी सितंबर 1944 तक। उसके बाद प्रति सरकार जो थी ये स्टैब्लिश हुई थी सतारा महाराष्ट्र में। ये लॉन्गेस्ट रनिंग पैरेलल गवर्नमेंट थी, यानी कि सबसे लंबे समय तक ये अस्तित्व में रही थी और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव भी थी, यानी कि इसने सबसे ज्यादा प्रभावशाली कार्य किया था। इसके जो इम्पोर्टेंट लीडर थे वो थे वाई.बी. चौहान। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ध्यान से देखिएगा ताकि आपको याद रहे, क्योंकि पूछा गया है कि वाई.बी. चौहान का संबंध किससे था, तो ये सतारा में जो स्टैब्लिश हुई थी उससे था। जातीय सरकार कहां पर स्टैब्लिश हुई? मिदनापुर, तामलुक में स्टैब्लिश हुई। फिर हम देखते हैं क्रिप्स मिशन, देख लेते हैं। तो ये आया था मार्च 1942 में आया था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने डेलीगेशन भेजा था भारत और इसको हेड किया था स्टेफोर्ड क्रिप्स ने, और स्टेफोर्ड क्रिप्स के नाम पर ही इसको क्रिप्स मिशन कहा गया। ये लीडर थे हाउस ऑफ कॉमन्स के। साथ में इस जो मिशन था इसका पर्पस क्या, ऑब्टेन करने के लिए टोटल कोऑपरेशन, यानी कि पूर्ण सहयोग भारतीयों का प्राप्त करने के लिए युद्ध में ये मिशन भारत भेजा गया था, ये इसका पर्पस था। तो जब ये भारत आएंगे तो इन्होंने कुछ ऐसे रिकमेंडेशंस रखे, कुछ नॉट रिकमेंडेशंस, इन्होंने कुछ ऐसे ऑफर्स रखे जिससे ये लोग भारतीयों को लुभा सके और वो भारतीय पूर्ण सहयोग देने को तैयार हो जाएं। तो इनके क्या ऑफर्स थे? अगर आप देखेंगे तो जो अगस्त ऑफर था और जो क्रिप्स मिशन था उसमें ऑलमोस्ट सिमिलर बातें हैं। डिटेल में जाएंगे तो डिफरेंसेस हैं, लेकिन सिमिलैरिटी आपको देखने को मिलेगी। तो पहला इन्होंने ऑफर दिया था कि हम एक इंडियन यूनियन बनाएंगे जिसका डोमिनियन स्टेट के साथ एक इंडियन यूनियन का फॉर्मेशन होगा। इनके क्रिप्स मिशन में एक ऑफर इन्होंने ये किया था भारतीयों के समक्ष। उसके बाद दूसरा इन्होंने क्या किया कि हम एक इंडियन यूनियन बनाएंगे, अर्थात भारतीय संघ बनाएंगे जो फ्री होगा कि वो अपने रिलेशंस को डिसाइड कर सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूएन के साथ और कॉमनवेल्थ के साथ अपने जो रिलेशंस होंगे उसके बारे में वो निर्णय स्वयं ले सके। एक ऐसा इंडियन यूनियन बनेगा। लेकिन इन्होंने कहा कि जो डिफेंस सेक्टर है वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंतर्गत रहेगा और जो गवर्नर जनरल की पावर्स थी, यानी कि जो उस समय के वाइसरॉय थे, उनकी जो पावर्स थी वो वैसी ही रहेंगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी कहा कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का भी निर्माण किया जाएगा जो भारत के लिए नया संविधान निर्मित करेगी। तो ये सारे हमारे प्रोविजंस दिए गए थे, कुछ ऑफर्स दिए गए थे क्रिप्स मिशन के अंतर्गत। तो क्या इनको भारतीयों के द्वारा स्वीकारा गया था? नहीं स्वीकारा गया था, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? An important aspect of the Cripps mission of 1942 was, पहला लिखा हुआ है, all Indian states should join the Indian Union as a condition to consider autonomy for India. भारत के लिए स्वायत्तता पर विचार करने की शर्त के रूप में सभी जो भारतीय राज्य हैं इनको भारतीय संघ में शामिल होना चाहिए। दूसरा क्या है? क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद डोमिनियन स्टेटस सून आफ्टर द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद डोमिनियन स्टेटस के साथ एक भारतीय संघ का निर्माण किया जाएगा। तीसरा क्या है? एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड कोऑपरेशन ऑफ द इंडियन पीपल, communities and political parties in the British war efforts as a condition for granting independence with full sovereign status to India
आफ्टर द वॉर। यही हिंदी में लिखा है, एक बार देख लेते हैं। ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों में भारतीय लोगों, समुदायों और राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी और सहयोग युद्ध के बाद भारत को पूर्ण संप्रभु स्थिति के साथ स्वतंत्रता प्रदान करने की शर्त के रूप में रखा गया था। और चौथा भी देख लेते हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं, इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। फ्रेमिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द एंटायर इंडियन यूनियन with no separate constitution for any province and a union constitution to be accepted by all provinces। यानी कि संपूर्ण भारतीय संघ के लिए एक संविधान का निर्माण जिसमें किसी भी प्रांत के लिए कोई अलग संविधान नहीं होगा और सभी प्रांतों द्वारा स्वीकृत एक संघ संविधान होगा। तो अब हमको बताना है इसका इंपॉर्टेंट पहलू क्या था। तो अब आप जल्दी से एक बार खुद भी देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट पहलू होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही है, क्योंकि इसमें कहा गया था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हो जाएगी तो उसके तुरंत बाद डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा और एक भारतीय संघ का निर्माण कर दिया जाएगा। इनके ऑफर के अंतर्गत जो भी बातें की गई थी वो तुरंत के लिए नहीं कहा गया था। जो भी इन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो इन्होंने युद्ध समाप्ति के बाद के लिए ही किए थे। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स थोड़े बड़े थे, तो ऐसे स्टेटमेंट्स थोड़े कंफ्यूज कर सकते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी ये देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हु ऑफ द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स सेंट क्रिप्स मिशन टू इंडिया, यानी कि किस प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। आप कौन से प्रधानमंत्री थे? रामसे मैकडोनल्ड थे, स्टैनले बॉल्डविन थे, नेविली चैम्बरलेन थे या विंस्टन चर्चिल थे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी सही होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या है, कहा गया है कि कौन से वर्ष में इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स जातीय सरकार वाज फॉर्म्ड इन मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। अब ये पूछा गया है कि जातीय सरकार किस वर्ष एस्टैब्लिश हुई थी, 39 में, 40 में, 41 में या 1942 में। तो आपको पता है 1942 में एस्टैब्लिश हुई थी। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है विद रेफरेंस टू 8 अगस्त इन द ईयर 1942 इन द इंडियन हिस्ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट। 8 अगस्त 1942 से संबंधित हमको बताना है कि कौन सी बात सही है। क्विट इंडिया रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था एआईसीसी के द्वारा। एआईसीसी क्या है? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। उसके बाद है वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव जो काउंसिल है, इसको एक्सपैंड कर दिया गया था और इंडियंस को इसमें ऐड कर दिया गया था। कांग्रेस की जो मिनिस्ट्रीज हैं इन्होंने रिजाइन कर दिया था 7 प्रोविंसेस से। क्रिप्स ने प्रपोज किया था इंडियन यूनियन विद फुल डोमिनियन स्टेटस वंस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद क्रिप्स ने प्रपोज किया था कि एक इंडियन यूनियन का निर्माण किया जाएगा जिसको डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया जाएगा। तो क्या सही होगा, समझ गए होंगे आप अभी तक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इस समय पर भारत छोड़ो संकल्प अडॉप्ट किया गया था एआईसीसी के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो विद रेफरेंस टू इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन हिस्ट्री। तो अब हमको बेसिकली ये जो घटनाएं दी गई हैं इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है। और ऐसे क्वेश्चंस यूपीपीएससी में भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी का है, लेकिन यूपीपीएससी में भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। देखिए, सबसे पहले जो है वो है म्यूटिनी जो रॉयल इंडियन नेवी में हुई थी। ये हुई थी फरवरी 1946 में। 1946 में हुई थी। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था हमने ऑलरेडी देख लिया है, 8 अगस्त 1942 को। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कब हुई थी? नवंबर 1930 को लॉन्च हुई थी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और चली थी, लॉन्च नहीं हुई थी मतलब स्टार्ट हुई थी और चली थी जनवरी 1931 तक। और जो दूसरी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ये सितंबर 1931 में शुरू हुई थी और कब तक चली थी? दिसंबर 1931 तक। तो सबसे पहले कौन सा इवेंट हुआ था? पहले हुआ था 3, फिर 2 और उसके बाद अंत में 1। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी करेक्ट। अगला देखते हैं। कहा गया है बाय whom the Quit India resolution was moved in the Bombay session of the Congress in the year 1942। यानी कि 1942 में कांग्रेस के बंबई अधिवेशन में जो ये प्रस्ताव था ये किसके द्वारा पेश किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, नरेंद्र देव के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा या फिर जेबी कृपलानी के द्वारा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इस प्रस्ताव को पेश किया गया था, राइट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा 780 पेजेस का क्रैश कोर्स शुरू किया गया है, जो कि प्रीलिम्स 2023 के को फोकस में रखकर किया गया है, जो आपका 14 मई को होने वाला है। उसके लिए ये क्रैश कोर्स है स्पेसिफिकली, एंड इसको ज्वाइन कर आप डेफिनेटली अपने सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर लीजिए और इन गिवन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर बाकी डिटेल्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो फिर हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। Who was the president of Indian National Congress when it passed the Quit India resolution? तो उस समय पर कौन अध्यक्ष था आईएनसी का? महात्मा गांधी थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सरदार पटेल थे या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे? तो इस समय पर अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। Who among the following ran Congress radio during Quit India movement? इस समय पर कांग्रेस रेडियो किसके द्वारा चलाया गया था? अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता या इनमें से कोई भी नहीं? तो ये जो रेडियो था ये चलाया जा रहा था उषा मेहता के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, देखिए हमने टॉपिक डिस्कस किया है, लेकिन उससे संबंधित कितने सारे क्वेश्चंस आप देख सकते हैं और ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी याद रखिएगा। और उसके बाद क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संचालित जो हो रहा था कांग्रेस रेडियो, इस पर नियमित प्रसारण किया है? तो अब उसी से थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, राम मनोहर लोहिया या फिर सुचेता कृपलानी? तो वो कौन थे? वो थे राम मनोहर लोहिया। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन है वेयर वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड इन कनेक्शन विथ क्विट इंडिया मूवमेंट? देखिए इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा बॉम्बे, क्योंकि 8 अगस्त को इन्होंने बॉम्बे सेशन ही हुआ था कांग्रेस का, वहीं पर इन्होंने इस मूवमेंट को लॉन्च किया था और उसके ही तुरंत बाद इन लोगों को, जो बड़े बड़े नेता थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो आसान सा प्रश्न है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जब आ जाते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं वो और हो, मद्रास में हो, कलकत्ता में हो या नई दिल्ली में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे तो ऐसे आंसर्स भी निकाल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। फिर हम देखते हैं Who among the following leaders had secretly escaped from the jail and organized underground activities during the Quit India movement? तो वो हमें नेता बताने हैं जो भूमिगत गतिविधियों में का इन्होंने आयोजन किया था और ये जेल से भाग गए थे। कौन से थे? जेबी कृपलानी, राम प्रकाश लोहिया, अच्युत पटवर्धन या फिर जयप्रकाश नारायण? तो क्या करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ठीक है, फिर और क्वेश्चंस भी हैं, वो भी देखते हैं। असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है, कहा गया है असर्शन में एज अ रिजल्ट ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स केम क्लोजर टू ईच अदर ड्यू टू सिमिलर हेट्रेड अगेंस्ट कांग्रेस। तो ये असर्शन है, रीजन क्या है? जिन्ना हैड वर्कड एज अ staunch ally of the British government and asked the Muslims to stay away from Congress movement of 1942। यानी कि एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण जो अंग्रेज और मुसलमान थे वो एक दूसरे के निकट आ गए थे। ये बिल्कुल सही बात है। फिर क्या है? जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के कट्टर सहयोगी के रूप में काम किया था इस समय पर और मुसलमानों को कहा था कि 1942 के जो ये कांग्रेस के द्वारा चलाया गया आंदोलन है इससे दूर रहें। तो दोनों ही बिल्कुल सही है, रीजन भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ये इसकी सही व्याख्या है। फिर क्या है? क्वेश्चन है ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल अरुणा आसफ अली वाज अ मेजर ऑर्गेनाइजर ऑफ अंडरग्राउंड एक्टिविटीज इन। तो आपको पता है वो कौन से मूवमेंट से संबंधित है अरुणा आसफ अली? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से संबंधित है, नॉन कोऑपरेशन से, या फिर क्विट इंडिया, या फिर स्वदेशी? तो आप जानते हैं कि इनका संबंध भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि क्विट इंडिया मूवमेंट से है। ऑप्शन सी करेक्ट है यहाँ पर। अब हम आते हैं अपने आज के करंट अफेयर के टॉपिक पर। हमने क्विट इंडिया मूवमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस देख लिए। आई होप अगर इससे कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए।
अब ये है हमारा करंट अफेयर का टॉपिक। देखिए, करंट अफेयर का टॉपिक डिस्कस करने से पहले एक क्वेश्चन है मुझे आप लोगों से। क्वेश्चन ये है कि जो क्रिप्स मिशन देखा हम लोगों ने, इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। क्या कहा गया है? पोस्ट डेटेड चेक कहा गया है। अब आपको ये कमेंट कर बताना है कि क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक इसलिए कहा गया था क्योंकि इसमें जो भी ऑफर्स थे वो बाद की डेट के थे। ठीक है, अभी कुछ भी नहीं दिया जा रहा था, फिलहाल उस समय पर कोई भी चीज नहीं प्रोवाइड की जा रही थी, इसीलिए इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा गया था। और आपको कमेंट कर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। तो करंट अफेयर के टॉपिक पर वापस आते हैं। इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है ये सिलीगुड़ी से, भारत में सिलीगुड़ी से पार्वतीपुर बांग्लादेश के बीच में बनाई जाएगी। इसके अंतर्गत 130 किलोमीटर का लॉन्ग पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। देखिए, ये आपको 130 किलोमीटर, शायद आप इसको यहाँ पर नजरअंदाज कर लें, लेकिन कई बार पीसीएस के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आए हैं कि उन्होंने ब्रिज की लेंथ पूछ ली है। कोई भी नया निर्मित ब्रिज है, कोई भी ऐसा संबंधित पॉइंट होगा, तो आपको इसीलिए लेंथ वगैरह को भी थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। डेट्स भी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर हम देखते हैं, ये पहला क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन होगा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। इसकी कैपेसिटी क्या होगी? 1 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हाई स्पीड डीजल को सप्लाई किया जाएगा बांग्लादेश में। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये एनहांस करेगा दोनों देशों के बीच में एनर्जी कोऑपरेशन को। साथ में हम देखते हैं कि शुरुआत में 2.5 लाख टन भेजा जाएगा डीजल प्रत्येक वर्ष, मतलब एनुअली, और ग्रेजुअली जो इसका अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया जाएगा और कर दिया जाएगा 4 लाख टन एनुअली। ये ऐसा क्रॉस बॉर्डर एनर्जी पाइपलाइन दोनों देशों के बीच में दूसरी है। इससे पहले 2019 में भी बनी थी। इंडिया नेपाल के बीच में साउथ एशिया का पहला क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन बनी थी 2019 में। ये बनी थी मोतिहारी बिहार से अमलेखगंज नेपाल के बीच में ऑयल पाइपलाइन थी ये। और इससे संबंधित बात का जो इसके बाद जो एग्जाम हुआ था पीसीएस का, उसमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इससे भी प्रश्न पूछने की संभावना है, तो ये याद रखिएगा। इसके साथ हमारा ये कंप्लीट हो गया है आज का डिस्कशन। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डाउट है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट कर। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और साथ में जो आपके सजेशंस हैं, जैसे कि गति शक्ति प्लान या फिर यूपी की योजनाएं, उनको भी हम आगे आने वाले वीडियोस में करेंगे। और अगर आपके और कोई भी सजेशंस हैं तो आप दे सकते हैं, उन टॉपिक्स को भी आगे आने वाले वीडियोस में मैं ऐड करने का प्रयास करूंगी। थैंक यू सो मच।